वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 से पार्ट सिल्वर वेडिंग के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को करने वाले हैं। और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारे के सारे प्रश्न उत्तर मैं अभी के अभी याद करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो जब भी बात एमसीक्यू प्रश्नों की आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आती है, तो सबसे पहले आपको राइटर का नाम पता होना चाहिए, चैप्टर और उसके राइटर का नाम। क्लियर है? तो सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक का क्या नाम है? मनोहर श्याम जोशी। बस आपको इतना पता होना चाहिए, सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक का क्या नाम है? मनोहर श्याम जोशी। अब इस प्रश्न में ही एक और प्रश्न छिपा है। देखो क्या, सिल्वर वेडिंग क्या है? एक उपन्यास है, एक आत्मकथा है, एक कहानी है। तो ये एक कहानी है। तो देखो, एक प्रश्न से ही दो प्रश्न बन गए। डन। सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक का क्या नाम है? मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी। डन। और सिल्वर वेडिंग क्या है? ये एक कहानी है, एक लंबी कहानी। डन। सिल्वर वेडिंग का क्या अर्थ है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर वेडिंग किसे कहते हैं? ठीक है, तो शादी की 25वीं वर्षगांठ पर सिल्वर वेडिंग मनाई जाती है। शादी की 25वीं वर्षगांठ पर सिल्वर वेडिंग मनाई जाती है, यह आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो सिल्वर वेडिंग कहानी के प्रमुख पात्र का नाम है यशोधर बाबू। ये याद रखिएगा आप, जो ये सिल्वर वेडिंग कहानी है इसके प्रमुख पात्र का नाम है यशोधर बाबू। और यशोधर बाबू किन्हें अपना आइडियल मानते हैं? ये किन्हें अपना आदर्श मानते थे? किशंदा को। याद रखना है आपने, सिल्वर वेडिंग कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो यशोधर बाबू हैं। और यशोधर बाबू किसे अपना आदर्श मानते हैं? वो मानते हैं किशंदा को। किशंदा का वास्तविक नाम क्या था? तो किशंदा का जो वास्तविक नाम था वो था कृष्णानंद पांडे। यह भी आपको याद रखना है। यशोधर बाबू किसे अपना आदर्श मानते थे? किशंदा को। और किशंदा का वास्तविक नाम था कृष्णानंद पांडे। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू रोजाना अपनी घड़ी किससे मिलाते थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेडियो समाचारों से। इसका कारण यह है कि जो यशोधर बाबू की दफ्तर की घड़ी थी ना, वो 5 मिनट सुस्त थी, मतलब 5 मिनट पीछे चलती थी। याद रखना है आपने, पिछली बार के बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न आया था। डन। तो यशोधर बाबू रोजाना अपनी घड़ी किससे मिलाते हैं? रेडियो समाचारों से। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की शादी कब हुई थी? अब देखो, 1947 तो आपको याद रहेगा, क्योंकि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। बस आपको डेट और मंथ याद रखना है। 6 फरवरी को, यह आपको याद रखना है। 6 फरवरी को जो है 1947 को यशोधर बाबू की शादी हुई थी, जो सिल्वर वेडिंग के प्रमुख पात्र हैं। अगला है, चड्डा ने यशोधर, अब ये चड्डा कौन है? ये चड्डा जो है यशोधर बाबूजी के ही दफ्तर में काम करने वाला एक व्यक्ति है। आ गई बात समझ में? यशोधर बाबू के ही दफ्तर का एक आदमी है चड्डा। ठीक है, तो चड्डा ने यशोधर बाबू से वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी के लिए कितने रुपए देने को कहा? 30 रुपए। यह भी आ सकता है प्रश्न कि किसने कहा था? तो चड्डा ने कहा था। चड्डा ने बोला कि भाई 30 रुपए दे दो अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि यशोधर बाबू अपनी जेब से 10 रुपए निकाल के देते हैं, 10 का एक नोट। तो भैया ये बोलते हैं 10 रुपए से क्या होगा, कम से कम 30 रुपए तो होने चाहिए। क्लियर हो गया? याद रखना है आपको ये कि यशोधर बाबू ने अपने पर्स से पहले कितने रुपए दिए थे? 10 रुपए। यशोधर बाबू घर से ऑफिस कैसे आते थे? पैदल आते थे। एक्चुअली क्या था, पहले ये साइकिल में जाते थे, लेकिन जो इनके बच्चों को साइकिल पे जाना पसंद नहीं अपने पिताजी का। उनको लगता है कि हमारी इमेज खराब हो रही है ना, मेरे पिताजी तो गवर्नमेंट जॉब में तो भी साइकिल में जा रहे हैं, अब मॉडर्न जमाना आ गया। ये उनकी बच्चों की सोच है। तो यशोधर बाबू घर से ऑफिस कैसे जाने लग गए? फिर पैदल जाने लग गए। पहले वो किस में जाते थे? साइकिल में जाते थे।
अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की कितनी संतान थी? तो इनकी 4 संतान थी, 3 लड़के और 1 लड़की। याद रखना यशोधर बाबू जी के 4 बच्चे हैं, ठीक है, 3 लड़के और 1 लड़की। लड़की सबसे छोटी है। याद रखना है आपको, सबसे बड़ा बेटे का नाम है भूषण। यही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मतलब एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो उनके बड़े बेटे का नाम है भूषण, डन, जो कि एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है। याद रखना है, इनके सबसे बड़े बेटे का नाम है भूषण, जो एक एडवर्टीजमेंट कंपनी में काम करता है और उसकी मंथली सैलरी है 1500 रुपए। अब यह प्रश्न 2 नंबर में आ सकता है कि यशोधर बाबू को अपने बेटे की जो वेतन है, अपने बेटे का जो वेतन है वो समहाउ इम्प्रॉपर या असाधारण क्यों लगता है? क्योंकि यशोधर बाबू को अब रिटायरमेंट के मतलब उम्र में पहुंच गए, अब जाके उनको 1500 रुपए मिल रहे हैं और उनके बेटे को शुरुआत में ही 1500 रुपए मिल रहे, तो वो थोड़े आश्चर्यचकित है, नॉट जेलस, आश्चर्यचकित। तो यशोधर बाबू की 4 संतानें, सबसे बड़े लड़के का नाम है भूषण, जो एक विज्ञापन कंपनी में काम करता है, 1500 रुपए सैलरी है। और यशोधर बाबू को उसकी सैलरी थोड़ी मतलब वो लगती है स्ट्रेंज, उनको लगता है मेरा बेटा बहुत साधारण सा है और इसको इतनी असाधारण वेतन मिल रहा है शुरुआत में ही, जो मेरे को अब रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचकर मिल रहा है। तो अगला प्रश्न है, जो उनका दूसरा बेटा है वो दूसरी बार आईएएस देने की तैयारी कर रहा है, उनके बारे में नाम नूम नहीं आ रखा है चैप्टर में, तो उनका दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस का एग्जाम देगा। जो तीसरा बेटा है वो स्कॉलरशिप लेके यूएसए अमेरिका जा चुका है, तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेके अमेरिका जा चुका है। और जो बेटी है वो भी जिद कर रही है कि मैं अमेरिका जाऊंगी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन लेने के लिए, डॉक्टरी की, डन, अमेरिका ही जाऊंगी। अगला है, यशोधर बाबू का बड़ा बेटा भूषण कहां नौकरी करता है? मैं बता चुका हूं, विज्ञापन कंपनी में। अगला है, यशोधर बाबू की बेटी कहां जाने की जिद कर रही है? मैं बता चुका हूं आपको, अमेरिका डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। यशोधर बाबू अपने बटुए में हमेशा कितने रुपए रखते थे? तो यशोधर बाबू के बटुए में 100 से 150 रुपए हमेशा रहते थे डेली, लेकिन उनका डेली का खर्च 0 रुपए था, 0। वो खर्च ही नहीं करते थे, लेकिन उनके बटुए में फिर भी 100 से 150 रुपए रहते थे, लेकिन उनका खर्च कितना था रोज का? नगण्य। नगण्य का मतलब होता है शून्य। यशोधर बाबू को अपना साला गिरीश, अब ये साला किसे बोलते हैं? पत्नी के भाई को, लेकिन ये खास पत्नी का खास भाई नहीं है, याद रखना ये भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो यशोधर बाबू को अपना साला गिरीश कैसा व्यक्ति लगता है? भयंकर ओछा आदमी, उसको ये पसंद नहीं है गिरीश। गिरीश जो है उसकी पत्नी का चचेरा भाई है, और कहीं ना कहीं जो उसके बड़े बेटे की नौकरी लगी है वो इसके कारण लगी है, गिरीश के कारण। ये भी एक कंपनी में, बड़ी कंपनी में एक मतलब मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर है, तो अच्छी पोस्ट में, याद रखने। यशोधर बाबू के बेटे भूषण ने उन्हें उपहार में क्या दिया? अब जिस दिन इनके घर में सिल्वर वेडिंग रहती है, तो यशोधर बाबू का जो बड़ा लड़का भूषण है वो अपने पापा को गिफ्ट में ऊनी ड्रेसिंग गाउन देता है। ये याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट है, ऊनी ड्रेसिंग गाउन। यशोधर बाबू के दफ्तर की घड़ी कितने मिनट पीछे चल रही थी? तो मैं बता चुका हूं, 5 मिनट पीछे। यशोधर बाबू तो अपनी घड़ी डेली रेडियो समाचार से मिलाते थे, लेकिन उनके जो दफ्तर की घड़ी थी वो 5 मिनट पीछे चल रही थी। तो जब यशोधर बाबू की घड़ी में 5:30 बज रहे थे, तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हो रहे थे। चड्डा ने यशोधर बाबू से वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी के लिए कितने रुपए देने को कहा? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 30 रुपए। और यशोधर बाबू ने कितनी देते? पहले 10 रुपए। यशोधर बाबू को अपने बड़े बेटे की नौकरी समझ क्यों नहीं आती है? वही रीजन है, क्योंकि उसे उसकी प्रतिभा के अनुसार अधिक वेतन वाली नौकरी मिली है। मतलब वो कम प्रतिभाशाली है और उसकी सैलरी 1500 रुपए बहुत ज्यादा है उस समय के हिसाब से। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा, मैट्रिक का मतलब होता है 10th की परीक्षा कहां से पास की थी? रैमजे स्कूल अल्मोड़ा, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो यशोधर बाबू ने 10th की परीक्षा जो है रैमजे स्कूल अल्मोड़ा से पास की, और उसके बाद ये नौकरी के लिए दिल्ली आ गए थे, जहां इनकी भेंट किसंदा से होती है। एक्चुअली जो किसंदा थे ना, वो पहाड़ से आए हुए लड़कों की हेल्प करते थे, वो दिल के ऐसे थे, जो भी पहाड़ से बच्चे आते थे ना, वो उनको अपने क्वार्टर में ठहरा देते हैं, ठीक है। जब यशोधर बाबू नौकरी के लिए दिल्ली आए तो उन्हें कहां शरण मिली? वही किसंदा के क्वार्टर में। किसंदा ने यशोधर बाबू को कहां नौकरी पर रख दिया? पहले मेस का रसोइया। एक्चुअली जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे ना, तो उनकी गवर्नमेंट जॉब कैसे लगती? उस समय उनकी एज कम थी, तो तब किसंदा ने उनको मेस का रसोइये के रूप में ही रख लिया। याद रखना ये भी, यशोधर बाबू की सरकारी नौकरी पहले इसलिए नहीं लगी थी क्योंकि पहले उनकी एज कम थी, तो किसंदा ने उन्हें मेस का रसोइया बनाकर रख लिया। किसंदा ने यशोधर बाबू को कितने रुपए उधार दिए? तो किसंदा ने यशोधर बाबू को मैस के रसोइये में भी नौकरी दी और 50 रुपए उधार भी दिए। क्यों?
कपड़े बनवा देना अपने लिए और कुछ पैसे अपने गांव भेज देना, इसलिए याद रखना है कपड़े बनवाने के लिए और घर भेजने के लिए। दफ्तर के चपरासी का क्या नाम था? भगवान दास। अब जो ये चड्डा है, ये यशोधर बाबू है, जो इनका दफ्तर है वहां एक चपरासी भी है जिसका नाम है भगवान दास। यशोधर बाबू दफ्तर के बाद कहां जाते थे? तो जब इनकी छुट्टी होती थी ना दफ्तर की, क्लियर हो गई, 5 बजे इनकी छुट्टी हो जाती थी, तो जब ये शाम को 5 बजे जाते थे तो ये सीधा घर नहीं जाते थे। याद रखना, यशोधर बाबू 8 बजे से पहले घर नहीं जाते थे रात के। क्यों? क्योंकि इनका अपने बच्चों से और अपनी पत्नी से मतभेद होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों जल्दी घर जाना पसंद नहीं करते? क्योंकि इनका अपने बच्चों से और पत्नी से मतभेद होता था, तो ये कहते थे यार देर में ही जाऊंगा। तो ये अपने ऑफिस से सीधा पहले बिरला मंदिर जाते थे और वहां प्रवचन सुनते थे, और उसके बाद पहाड़गंज जाते थे, सब्जी उब्जी लेते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे और तब घर जाते थे। याद रखना, तो ऑफिस से पहले बिरला मंदिर, देन पहाड़गंज सब्जी लेने। अगला है, यशोधर बाबू जल्दी घर लौटना पसंद क्यों नहीं करते? मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि उनका अपनी पत्नी से और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होता था। रिटायर होने के कितने महीने बाद किसंदा को क्वार्टर खाली करना पड़ा? अब जब किसंदा रिटायर हो गए, तो किसंदा कौन है पता है ना? वही जिन्होंने यशोधर बाबू को अपने यहां रखा, यशोधर बाबू के अंदर उनकी छाप थी, मतलब उनको आइडियल मानते थे एक प्रकार से। तो जब किसंदा रिटायर हो गए थे ना, जब उनकी एज हो गई थी, तो 6 महीने बाद उनको अपना क्वार्टर खाली करना पड़ा। याद रखना है, किसंदा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि एक तो उनके घर में स्पेस भी नहीं था, और दूसरा वो अपने परिवार वालों को नाराज भी नहीं करना चाहते थे। उनके घर में ना उस समय ज्वाइंट फैमिली रहती थी, इतना स्पेस तो था नहीं। क्लियर हो गई? तो उनके घर में स्पेस की भी कमी थी और परिवार वाले नाराज भी हो सकते थे। तो याद रखना है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? यह प्रश्न बहुत आता है। इस चैप्टर में मेन क्या बताया गया है? जनरेशन गैप, वही तो बताया गया, पीढ़ी अंतराल। पीढ़ी अंतराल को इंग्लिश में जनरेशन गैप कहते हैं। जो सिल्वर वेडिंग कहानी है ना, इसकी जो मूल संवेदना है, जो उसका मेन भाव है, वो जनरेशन गैप है। यशोधर बाबू को जो बात अच्छी नहीं लगती थी वो समहाउ इम्प्रॉपर कहते थे। ये उनका तकिया कलाम हो गया। जैसे उनको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, अपनी पत्नी का शॉर्ट ब्लाउज पहनना, उसका लिपस्टिक लगाना, अपनी बेटी का जींस पहनना, उनको ये चीजें पसंद नहीं आती है, तो वो समहाउ इम्प्रॉपर उनका तकिया कलाम है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। यह बात किसंदा की थी। किसंदा कहते थे, तभी तो किसंदा ने मकान बनाया नहीं, उन्होंने शादी भी नहीं की, उन्होंने अपने लिए घर भी नहीं बनाया। और जब वो रिटायर हो गए, उसके कुछ टाइम बाद वो कहां चले गए थे? अपने गांव, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो घर बनाने के पक्ष में नहीं थे। किसंदा की मौत किससे हुई? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हुआ होगा से, इसका मतलब किसंदा की मौत कैसे हुई? किसी को कुछ पता नहीं है। तो किसंदा को कोई बीमारी नहीं हुई थी, उनकी मौत किससे हुई? बस आप याद रखना, जो हुआ होगा से, या पता नहीं क्या हुआ। यशोधर बाबू ने केक ना खाने के पीछे क्या कारण दिया? अब जब उनकी सिल्वर वेडिंग होती है ना, तो उनकी बेटी वगैरह उनको पकड़ के लाते हैं केक को काटने के लिए, तो वो मना कर देते हैं केक खाने से कि इसमें अंडा होता है, वो ये रीजन देते हैं। अगला है, यशोधर बाबू ने किसंदा की कौन सी परंपरा को जीवित रखा? यह प्रश्न आ सकता है। घर में होली गवाना और कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए घर पर आमंत्रित करना। तो यह बात याद रखना, घर में होली गवाना। तुमने देखा होगा होली के त्यौहार में छोटे छोटे बच्चे मतलब होली मांगने जाते हैं घर में, वो गाना भी गाते हैं। और कुमाऊनियों को जनेऊ, जनेऊ होता है जो मतलब तुमने देखा होगा पंडित लोग वो पहनते हैं, मतलब क्या बोलते हैं अपने, मतलब ये ऊपर मतलब कमर में पहनते हैं, ऊपर से लेके मतलब पूरा पेट को कवर करता है जनेऊ। ठीक है, तो ये दो परंपरा को। किसंदा यशोधर बाबू को क्या कहते थे? भाऊ। याद रखना है, किसंदा यशोधर बाबू को भाऊ कहते थे, और यशोधर बाबू को भी अपने लिए संबोधन शब्द बहुत पसंद था, भाऊ। यशोधर बाबू के मन में किसंदा की कौन सी छवि बसी है? अब मान लो जब कोई इंसान हमारे बीच से चले जाता है, तो जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो कोई ना कोई इमेज हमारे मन में बनती है ना। तो सुबह सैर पर निकले किसंदा की, तो उनके मन में किसंदा की वो छवि है जब किसंदा सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। क्लियर है? तो उस समय जो उनका लुक था। अगला है, जब यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधा, यह क्वेश्चन पिछली बार आया था, तब दफ्तर की घड़ी में कितना समय हो रहा था? 5:25। घड़ी 5 मिनट पीछे चल रही थी। तो जब यशोधर बाबू ने फाइल का लाल फीता बांधा, तो समय उनकी दफ्तर की घड़ी में 5:25 हो रहे थे और उनकी अपनी घड़ी में 5:30। याद रखना है, यह प्रश्न पिछली बार आया था। यशोधर बाबू ने अपनी शादी जो है कैसे की? कोऑपरेटिव से 2-4 हजार कर्जा लेकर। याद रखना है, कोऑपरेटिव से 2-4 हजार कर्जा लेकर।
गिरीश और यशोधर बाबू का क्या संबंध था? गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है और वह बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। यशोधर बाबू ने लड्डू ना खाने के पीछे क्या तर्क दिया? अब अंडा ना खाने के पीछे तो ये तर्क दिया कि भैया इसमें मतलब केक ना खाने के पीछे क्या तर्क दिया था कि इसमें अंडा होता है। और लड्डू, फिर उन्होंने लड्डू के लिए जिद करा, ठीक है, तो लड्डू ना खाने के पीछे तर्क दिया उन्होंने कि मैंने अभी तक संध्या नहीं की। संध्या कहते हैं शाम की पूजा को, तो उन्होंने कहा मैं नहीं खा रहा अभी। अगला है, यशोधर बाबू ने जब ड्रेसिंग गाउन पहना तो उनकी आंखों में नमी क्यों आ गई? जो उनका बेटा उनको गिफ्ट देता है ना ड्रेसिंग गाउन, तो वो देखकर उनको उनकी आंखों में पानी आ जाता है, खुशी से नहीं, मतलब उनको पता क्या था। तो उनका बेटा पता क्या कहता है वो गिफ्ट देते हुए कि पापा आप रोज सुबह दूध लेने ये फटा पुलोवर पहन के जाते हैं, तो इस गाउन को पहनकर जाना। तब उसको दुख होता है कि उनका जो बेटा है कम से कम वो ये कह देता कि पापा मैं ही दूध ले आऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बेटे ने उसको जो एक गिफ्ट दिया वो अपनी इमेज के कारण दिया कि मेरे पापा फटा कपड़ा पहन के जाते सुबह दूध लेने, डन। तो भूषण के व्यवहार के कारण और दूसरा किशनदा की याद आने के कारण उनको किशनदा की भी याद आ गई। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये दोनों ही पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन पिछली बार आया था, तो इसके दोनों होंगे, ए और बी दोनों, डन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।